आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं प्रोफेसर एसपी साक्य जी के साथ लखनऊ से चलकर आप लोगों के बीच आया। बड़ा अच्छा लगा कि पूरे देश में जगह जगह सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाए और ये एक बहुत शुभ संकेत है। इस देश के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि मित्रों इस देश में अब लोकतंत्र आ गया। हमारे संविधान में ही प्रस्तावना में देखिए तो हमारा देश गणतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। और इस देश में लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब समता की बात, न्याय की बात, बराबरी की बात, मानवता की बात, करुणा की बात, भाईचारा की बात जब मजबूत होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। ये प्रसन्नता की बात है कि कुशवाहा समाज में जितने महापुरुष पैदा हुए इस देश में, सबने न्याय, समता, मानवता, करुणा, मैत्री, इन सारे मूल्यों को मजबूत किया। चाहे वो भगवान बुद्ध रहे हों, चाहे सम्राट चंद्रगुप्त रहे हों, चाहे सम्राट अशोक रहे हों, चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे सावित्रीबाई फूले रहे हों, चाहे भारत के लेनिन कहे जाने वाले बिहार के बाबू जगदेव प्रसाद रहे हों, सभी लोगों ने मानव के सुख के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, न्याय के लिए, समता के लिए लड़ाई लड़ी। सम्राट अशोक, आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध की जब इस देश में विचारधारा आई जो समता की विचारधारा आई, यानी इस देश में जब एक बार वर्ण व्यवस्था मजबूत हो रही है, इंसान को 4 भागों में बांटा जा रहा था, उनके इज्जत को, उनके सम्मान को, किसको सत्ता का अधिकार होगा, किसको धन का अधिकार होगा, किसको सम्मान का अधिकार होगा, ये सारे अधिकार बांटे जा रहे थे वर्णों में। तब भगवान बुद्ध ने इस देश में जन्म लेकर के अपने साधना और तपस्या से रास्ता दिया कि इंसान के कोई वर्ण नहीं होता, इंसान के कोई टुकड़े नहीं होते, इंसान का कोई विभाजन नहीं होता। हम सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे दुनिया के इंसान सिर्फ इंसान हैं और हम सभी इंसान एक अखंड इंसान के रूप में हम लोगों की मान्यता बनी। एक वो कारवां बना, उसके आधार पर ये देश मजबूत हुआ। आगे चल करके इसी समाज के बीच से चंद्रगुप्त ने अखंड भारत की स्थापना। भारत को पहली बार, अगर आप लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, भगवान बुद्ध जब बोध गया में उनको बुद्धत्व प्राप्त हो रहा था तो उसके एक दिन पहले उन्होंने कई सपने देखे। उसमें से एक सपना ये भी देखा था कि वो पूरे जम्बू द्वीप, माने जो भारत का नाम उस समय था जम्बू द्वीप था, पूरे जम्बू द्वीप पर लेटे हुए हैं और उनका सर कहाँ है? हिमालय पर्वत पर, और एक पैर दोनों कहाँ हैं? दक्षिण में श्रीलंका में समुद्र छू रहे हैं। एक हाथ अरब सागर को और एक साथ बंगाल की खाड़ी को छू रहा है। इतना बड़ा अखंड भारत का सपना माने कल्पना भगवान बुद्ध के पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था, न किसी पोथी पत्रा में ऐसा अखंड भारत का वर्णन। तो हमारे महापुरुषों ने, इसी समाज में पैदा हुए महापुरुष ने अखंड भारत का सपना देखा और उस भारत को राजनैतिक रूप से अखंडता प्रदान करने का काम सम्राट चंद्रगुप्त ने किया, जो आपके अभी भाई नरेश सिंह कुशवाहा जी वर्णन कर रहे थे कि हमारे बाप दादों का राज्य जो है गंधार तक, आज जो अफगानिस्तान है उसके आधे भाग तक फैला हुआ था, पूरा बांग्लादेश था, पूरा देश था। तो इतने विशाल भारत को राजनीतिक एकता आपके पुरुषों ने दी, राजनीतिक एकता दी। अगले कड़ी में जो जिनका आज जन्मदिन आप मना रहे हो, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने, उनके चंद्रगुप्त के पोते ने इस देश को सांस्कृतिक एकता, यानी राजनीतिक रूप से तो ये देश एक हो गया था। और भगवान बुद्ध ने सपना देखा था कि जब ये भारत बुद्धमय होगा तब ये भारत मजबूत होगा, राजनीतिक रूप से एक होगा, सांस्कृतिक रूप से एक होगा, वैचारिक रूप से एक होगा
और कब होगा? जब ये बुद्धमय भारत होगा। और बुद्ध का मतलब क्या हुआ? बुद्ध का मतलब हुआ जब देश में न्याय होगा, समता होगा, बराबरी होगी, एक दूसरे का इज्जत सम्मान करेंगे। भाई देश क्या है? राष्ट्र क्या है? हम राष्ट्रवाद चिल्लाते हैं, राष्ट्र है क्या? किसी एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले मानव का समूह ही राष्ट्र है। किसी देश में हिमालय भी हो, गंगा भी हो, हिरन भी हो, शेर भी हो, चीता भी हो, ग्वालियर का किला भी हो, लेकिन हम ही न हो तो क्या राष्ट्र बनेगा? बनेगा भाई? लेकिन कुछ भी न हो, अगर हम हो तो राष्ट्र बनेगा। तो राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन है? मानव है। तो मानव का ये जो विशाल समूह पूरे देश का था, ये विविधता का समूह रहा है। कभी मानव एक हो नहीं सकता। वैचारिक रूप से कोई दूसरे ढंग से सोचता है, कोई दूसरे ढंग से सोचता है, कोई किसी का पूजा पद्धति है, किसी का दूसरा पूजा पद्धति है। तो सोच और चिंतन की विविधता इस देश में रही है और पूरे विश्व में रही है। दो घर में पति पत्नी हैं, उनके भी विचार में भिन्नता होती है, लेकिन विचार भिन्नता के साथ पथ, मत, मतांतर, दर्शन के विभिन्नता के साथ हम पूरे देश के लोग कैसे भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत से रहें, ये संदेश, ये रहने का शऊर और सलीका सम्राट चंद्रगुप्त ने इस देश को सिखाया और तभी इस देश की अखंडता मजबूत हुई। और उसी को कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना इस देश में सम्राट अशोक ने की। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अगर कोई महानायक है इस देश का तो सम्राट अशोक है। और अगर आज हम इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, ये देश विविधता का देश है। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, विभिन्न भाषा के लोग हैं, वेशभूषा के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, संस्कृत के लोग हैं, विचार के लोग हैं। अगर उनको हमको एक रखना होगा तो अशोक के मार्ग पर चलना पड़ेगा। उसके शिलालेखों का अध्ययन करिए, उसने कहा है मिलजुल करके रहिए। और जो आदमी दूसरे धर्म संप्रदाय की निंदा बुराई करता है, एक ढंग से अपने संप्रदाय की निंदा बुराई करता है। घर में प्रेम से रहिए, पति पत्नी के साथ रिश्ते बेहतर हों, लड़कों के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो और पूरे दुनिया के साथ बेहतर रिश्ते हों। मिलजुल करके रहने का शऊर और संस्कृत इस देश को अशोक ने सिखाया। उनके शिलालेख बोलते हैं और हम तो आज अनुरोध करेंगे कि इस पावन पर्व पर आप लोग ये संकल्प लीजिए कि एक एक शिलालेख का कुछ न कुछ टुकड़ा आपके घरों पर कहीं न कहीं लिखा होना चाहिए। और अगर प्रत्येक घर पर अशोक का कोई न कोई वाक्य, कोई न कोई शिलाखंड का बात उसमें लिखी रहेगी तो घर घर अशोक का संदेश जाएगा। बाहर से लोग आएंगे, वो पढ़ेंगे, वो जानेंगे कि भाई ये अशोक के सच्चे अनुयायी हैं और अशोक और बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही हम मजबूत देश बना सकते हैं, हम लोकतांत्रिक देश बना सकते हैं। इसी के साथ मैं पुनः आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ। आप लोगों ने मेरी धैर्यपूर्वक बात सुनी और ये अशोक का कारवां, बुद्ध का कारवां ये बढ़ता रहे। आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी लोगों को। धन्यवाद।